हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 10 डिज़ास्टर मैनेजमेंट। स्टूडेंट, इस लेसन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्स्ट पार्ट इस लेसन का ज़रूर देखिए ताकि आपको लेसन स्टार्टिंग से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम देखेंगे लेसन का सेकेंड पार्ट और इसमें हमें देखना है फर्स्ट डिज़ास्टर जो कि है क्लाउड बस्ट। तो क्लाउड बस्ट क्या होता है, क्लाउड बस्ट मीनिंग क्या होता है इसका कि बादलों का फटना। तो यही हमें यहाँ पे देखना है। समटाइम द वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम द रेन क्लाउड्स डज नॉट रीच द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन। स्टूडेंट, हमें पता है कि रेन किस तरीके से होती है कि अर्थ सरफेस पे जो भी वाटर बॉडीज़ होती है, वाटर का फिर क्या होता है, वेपर्स बनते हैं हीट के कारण, और ये वेपर जब ऊपर जाते हैं तो इनके क्लाउड्स बनते हैं और कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण फिर रेन होती है। बट समटाइम द वाटर कमिंग डाउन फ्रॉम रेन क्लाउड्स डज नॉट रीच द लैंड। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जो क्लाउड्स है उनके थ्रू जो रेन होता है, ये रेन हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। इंस्टेड ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर नियर द लैंड हीट वेपराइज एंड गोज बैक इनटू द सेम क्लाउड्स। तो वाटर यहाँ पे ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि ज़मीन पर ज़्यादा गर्मी है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जो रेन नीचे आ रही है ये सडनली क्या हो जाती है, वेपराइज हो जाती है। इनके वेपर्स बन जाते हैं हाई टेम्परेचर के कारण एंड गोज बैक इनटू द सेम क्लाउड्स। जैसे हमें पता है कि वेपर फिर कहाँ पे जाएंगे, ऊपर जाते हैं और क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो वेपर होती है ये अगेन क्लाउड्स में गोज बैक इनटू द सेम क्लाउड, उसी क्लाउड्स में फिर जाके जमा होते हैं। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ वेपर इन दोज क्लाउड्स बिकम अ वेरी हाई। तो ऑलरेडी वहाँ पे क्लाउड है तो वेपर्स ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, और जो नीचे से ऊपर फिर से जो वेपर्स जा रहे हैं इनके कारण उस क्लाउड में, सेम क्लाउड में अमाउंट ऑफ वेपर कैसे हो रहा है, हाई हो रहा है, ज़्यादा वेपर वहाँ पे हो रहा है। ड्यू टू रैपिड कंडेंसेशन इट रेन सडनली ओवर अ स्पेसिफिक एंड अ स्मॉल रीजन एट अ रेट ऑफ 100 मिलीमीटर पर आवर और मोर। तो इसी कारण वहाँ पे वेपर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और रैपिड कंडेंसेशन होने के बाद सडनली बहुत सारा रेन एक ही जगह पे होता है। स्मॉल रीजन मतलब छोटा सा रीजन रहेगा, वहाँ पे सडनली कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है। और ये बारिश कितनी होती है, 100 मिलीमीटर पर आवर और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। दिस इज़ नोन एज अ क्लाउड बस्ट। तो क्लाउड बस्ट का मीनिंग क्या है, बादलों का फटना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेपर जो अमाउंट एक ही बादल में हो जाते हैं, इसके कारण सडनली वहाँ पे रेन क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी को हम क्लाउड बस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अ क्लाउड बस्ट ऑकर एट लेह लद्दाख ऑन द 6th August 2010। The cloud burst that occurred in Mumbai on 26th August 2005 was extraordinary and unforgettable। तो क्लाउड बस्ट कहाँ पे हुआ है, लद्दाख में 6 अगस्त 2010 में हुआ था, और मुंबई में कब हुआ है, 26। यहाँ पे अगस्त दिया है, एक्चुअल में ये अगस्त नहीं, यहाँ पे जुलाई होना चाहिए। 26 जुलाई 2005 वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अनफॉरगेटेबल। तो क्लाउड बस्ट होने के कारण यहाँ पे इतनी बारिश हुई थी मुंबई में कि हम इसे भूल नहीं पाएंगे। इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी और बाढ़ भी आई थी। ऑन दैट डे इट रेन अबाउट 950 मिलीमीटर, दैट इज़ 37 इंचेस इन 8 to 10 आवर्स। तो 8 से 10 घंटे में ही यहाँ पे इतनी बारिश हुई थी, 950 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। एंड द एंटायर सिटी ऑफ मुंबई वॉज वाटर लॉग एंड अ फ्लडेड। तो इसके कारण उस टाइम क्या हुआ था, मुंबई में हर जगह पे पानी जमा हो चुका था और बाढ़ आ चुकी थी। बहुत सारे लोग जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में ही फंस गए थे, जो लोग घर से बाहर निकले थे वो भी पानी में फंस चुके थे। इस तरीके से वहाँ पे बाढ़ आई थी कब, 26 जुलाई 2005 में, क्लाउड बस्ट होने के कारण। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट डिजास्टर है फ्लड। मतलब क्या होता है इसका, बाढ़। व्हाट इज़ मीन बाय फ्लड, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। तो फ्लड का मीनिंग क्या होता है कि बाढ़ आना, जिसे हम बोलते हैं कि एक ही जगह पे ज़्यादा बारिश होने के कारण पानी जमा होने लगता है तो बाढ़ आ जाती है। एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फ्लड एंड द इफेक्ट ऑफ फ्लड। Collect information about the flood that have occurred at various places in Maharashtra in the last few years। तो आपको बाढ़ के बारे में पता ही है कि बाढ़ क्यों होती है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नेट से या फिर बुक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कि लास्ट फ्यू ईयर्स मतलब पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पे बाढ़ आई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिख रहा है कि किस तरीके से पानी पूरी तरीके से यहाँ पे जमा हो चुका है, जिसमें लाइट पोल्स गिर रहे हैं या फिर जो व्हीकल्स है, कार से पानी के नीचे जा चुके हैं।
प्रोटेक्टिव मेजर्स इन व्यू ऑफ फ्लड्स। तो जब बारिश आती है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम्स इन अ माउंटेनियस रीजन। तो माउंटेनियस रीजन्स में स्मॉल डैम्स बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्कुलेशन टैंक्स हम बना सकते हैं। मेकिंग अ रिवर बेड्स फ्लैट, रिवर बेड्स जो होते हैं फ्लैट होने चाहिए। उसके बाद फोर्थ वन दिया है हमें कल्टीवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, फॉरेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कनेक्टिंग रिवर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोटेक्टिव मेजर्स अगर हम करते हैं तो फ्लड्स कम से कम हो सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे लाइफ को यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश द नेशनल फ्लड कमीशन इन 1976। तो यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट ने 1976 में नेशनल फ्लड कमीशन बनाया। द कमीशन हैज़ मेड स्पेशल एफर्ट टूवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ फ्लड्स। तो इस कमीशन का जो मेन मोटिव था, इन लोगों ने किसके लिए ज़्यादा एफर्ट लिए थे कि फ्लड्स को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अ प्लान रिगार्डिंग फ्लड कंट्रोल इज़ केप्ट रेडी फ्रॉम नेशनल लेवल टू विलेज लेवल। तो उन्होंने काफ़ी सारे प्लान बनाए कि जब भी कहीं पर भी मतलब विलेज हो या फिर नेशनल लेवल तक अगर बाढ़ आती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्लान उन्होंने करके रखते हैं ये लोग, ताकि जहाँ पर भी बाढ़ होती है वहाँ पर ये लोग उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके, लोगों की वहाँ पे जाके हेल्प कर सकते हैं। लार्ज स्केल डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ कैन बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दिस प्लान। तो बाढ़ में क्या होता है कि प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, लोग मर जाते हैं, या फिर लोगों की कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इस कमीशन का काम यही होता है कि ये प्लान करके रखते हैं कि जहाँ पर भी अगर कभी भी बाढ़ आती है तो वहाँ पे लोगों को भेज सके उनके, और लोगों तक हेल्प पहुँचा सके। तो इसके कारण लोगों में क्या जो लॉस ऑफ लाइफ होता है या फिर डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी होती है, इनको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग का मीनिंग क्या होता है, बिजली कड़कना या बिजली का गिरना। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, हैव यू सीन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई एंड अ रेन। तो लाइटनिंग हम कब देखते हैं, रेनी सीजन में जब रेन होती है तो उस टाइम हम देखते हैं कि स्काई में लाइटनिंग चमकती है, जैसे कि बिजली चमकती है, बिजली का आवाज़ भी आता है, कई बार तो बिजलियाँ गिरती भी हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट कॉजेस लाइटनिंग। तो ये लाइटनिंग क्यों होती है। यू हैव लर्नड अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन द लेसन ऑन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर लेसन देखा होगा तो उसमें हमने ये ऑलरेडी देखा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस किस तरीके से जनरेट होते हैं। इन दिस लेसन वी शैल लर्न समथिंग मोर अबाउट लाइटनिंग एंड द मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम इट। तो इस लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं कि लाइटनिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, और इससे हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने आप को, ये हमें इस लेसन में देखना है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। वंडरफुल थिंग्स टू नो, लाइटनिंग टेम्परेचर मोर इंटेंस दैट द सन। तो ये जो लाइटनिंग होती है, बिजलियाँ कड़कती है, तो इन बिजलियों का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि सन का टेम्परेचर होता है। नॉट ऑल लाइटनिंग स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो सारी की सारी जो लाइटनिंग होती है, बिजलियाँ चमकती हुई हमें दिखती है, सारी की सारी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। इन फैक्ट अबाउट 95% ऑफ द लाइटनिंग फ्लैशेस आर लिमिटेड टू द स्काई। तो 95% जो लाइटनिंग होती है आकाश में ही, स्काई में ही सिर्फ चमकती है। ओनली 5% ऑफ लाइटनिंग रीचेस द ग्राउंड। तो सिर्फ 5% ही लाइटनिंग ऐसी होती है जो ज़मीन तक पहुंच पाती है। लाइटनिंग कैन बी जनरेटेड विद इन अ वन क्लाउड, बिटवीन टू क्लाउड्स और बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड। तो ये जो बिजलियाँ चमकती है या फिर गिरती है, ये कहाँ पे होती है ज़्यादा से ज़्यादा, कि एक क्लाउड में हो सकती है, या फिर दो क्लाउड्स के फ्रिक्शन के कारण होती है, या फिर क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में हो सकती है। अबाउट 40 लाइटनिंग फ्लैशेस ऑकर पर सेकेंड इन द एटमॉस्फेयर। तो एक सेकेंड में 40 लाइटनिंग फ्लैशेस चमकते हुए दिख सकते हैं। द टेम्परेचर जनरेटेड बाय लाइटनिंग इज हायर दैन दैट ऑफ द सन। ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर द एयर अंडर हाई प्रेशर एक्सपांड सडनली एंड अ लाउड क्रैशिंग साउंड इज हियर्ड। तो जैसे कि बिजली जब चमकती है या फिर गिरती है तो उस टाइम हमें ज़ोर की आवाज़ आती है, कड़कने की, बिजली की कड़कने की जो आवाज़ आती है। इसका रीज़न क्या है कि बिजली जो होती है इसका जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी हाई टेम्परेचर के कारण जो एयर होती है ये हाई प्रेशर में एक्सपांड होती है, जिसके कारण ये ज़ोर की आवाज़ हमें सुनाई देती है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखना है लाइटनिंग स्ट्राइक्स ओपन ग्राउंड मैक्सिमम टाइम्स। तो जैसे कि बिजलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे गिरती है, जहाँ पे ओपन प्लेस है, ओपन ग्राउंड होता है। द वर्ल्ड्स मॉर्टेलिटी रेट ड्यू टू लाइटनिंग इज लो, हाउ एवर सर्वाइवर्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक सफर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो होते हैं इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखे जाते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ लाइटनिंग अफेक्टेड पर्सन कैन सेव देयर लाइफ। तो अगर कहीं पे बिजली गिरती है या फिर किसी पर्सन के ऊपर गिरती है, ऐसे लोगों को अगर हम इमीडिएट ट्रीटमेंट देते हैं तो उनकी लाइफ सेव हो सकती है, वो बच सकते हैं। A study of places struck with lightning show that it happens more on open ground than under a tree or near water। अगर हम स्टडी करेंगे कि कहाँ कहाँ पे बिजलियाँ गिर चुकी है तो वहाँ पे हमें यही समझ में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजलियाँ जो गिरती है वो ओपन प्लेस पे गिरती है, या फिर ट्री के ऊपर, या फिर नियर वाटर, जहाँ पे वाटर बॉडीज है वहाँ पास में ही बिजलियाँ ज़्यादा गिरती है। वैसे आप have occurred most often when a person is at a high place or near a tall object। अगर जहाँ पे लोगों पे बिजली गिरी है तो यहाँ पे ये हमें समझ में आता है कि लोग हाई प्लेसेस पे है तो इसके लिए वहाँ पे बिजली गिरती है, या फिर नियर अ टॉल ऑब्जेक्ट, अगर कोई टॉल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बात करेंगे हम ट्री की, अगर ट्री के नीचे कोई खड़ा होता है तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि बिजली गिर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है हमें व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म का मीनिंग क्या होता है, स्टॉर्म मतलब क्या, तूफान, आंधी तूफान जब आता है तो क्या होता है कि तूफान जोर की हवा बहती है, थंडर मतलब बिजलियाँ कड़कती है। तो इस तरीके का अगर थंडर स्टॉर्म आंधी तूफान आते हैं तो हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको फर्स्ट दिया है डू नॉट स्टैंड ऑन अ ओपन ग्राउंड और बिलो अ ट्री। तो हमें ओपन ग्राउंड में खड़ा नहीं रहना है, या फिर ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे हमें खड़ा नहीं रहना है। डू नॉट गो टू अ हाई लोकेशन और क्लाइंब अ ट्री। ट्री के ऊपर तो बिल्कुल भी मत चढ़िए, या फिर हाई लोकेशन है तो वहाँ पे भी नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे बिजली गिर सकती है। सेकंड यहाँ पे दिया है आपको डू नॉट स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक जो पोल होते हैं इनके पास नहीं खड़े रहना है। और टेलीफोन पोल और टावर जैसे कि इलेक्ट्रिक थिंग्स जो होती है इनके पास हमें नहीं खड़े रहना है। थर्ड वन डू नॉट लीन ऑन अ वायर फेंसेस अराउंड अ फार्म, अ कंपाउंड, अ गार्डन और ए हाउसेस। जैसे कि फार्म में क्या होती है, वायर जनरली नीचे ज़मीन पे बिछाई होती है, या फिर कंपाउंड में, गार्डन में, कहीं पर भी अगर वायर्स को नीचे छोड़ा गया है ग्राउंड के ऊपर तो आपको उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। फोर्थ वन इफ़ यू आर ऑन ए टू व्हीलर, अ बाइसिकल, अ ट्रैक्टर और ए बोट, गेट ऑफ इमीडिएटली एंड गो टू अ सेफ प्लेसेस। अगर आप टू व्हीलर पे जा रहे हो, बाइसिकल है या फिर ट्रैक्टर है, बोट है, इसके ऊपर आप अगर जा रहे हो तो सडनली उसको बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए और किसी सेफ प्लेस पे जाइए। फिफ्थ वन है डू नॉट गैदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस। अगर आप बहुत सारे लोग हैं तो एक ही जगह पे आपको जमा नहीं होना है। सिक्स वन टेक केयर टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 15 फीट बिटवीन एनी टू पर्सन। अगर 2 या 4 लोग हैं तो 2 लोगों के बीच में हमें कितना डिस्टेंस छोड़ना है, यहाँ पे 15 फीट का डिस्टेंस छोड़ के खड़े रहना है। 7 1 डू नॉट यूज़ प्लग इन अ इलेक्ट्रिकल अपेलेंस, डू नॉट यूज़ अ मोबाइल और टेलीफोन। जब थंडर स्टॉर्म होता है या फिर लाइटनिंग होती है ना, उस टाइम हमें मोबाइल या टीवी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। 8 1 है स्टैंड ऑन अ ड्राई वुड, प्लास्टिक शीट, सैक और अ जूट क्लॉथ और ए ड्राई लीव्स। तो इन सबको हमें क्यों यूज़ करना है कि जैसे कि बात करेंगे हम प्लास्टिक शीट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक बैड कंडक्टर्स है, तो इसके कारण हमें इनको यूज़ करना चाहिए। 9th 1 कीपिंग योर फीट टुगेदर, सपोर्ट योर सेल्फ ऑन द सोल ऑफ योर फीट, प्लेसिंग योर हैंड्स ऑन योर नीज एंड अ क्राउच लो। तो इस टाइम कैसे होता है कि थंडर स्टॉर्म में हमें डर भी लगता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे बैठकर, ज़मीन पे बैठकर अपने नीज को अपने हाथों से पकड़ के ऐसे बैठ सकते हैं। 10 दिया है स्विमर्स और फिशरमैन शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द वाटर। तो जब थंडर स्टॉर्म आता है तो उस टाइम स्विमर जो होते हैं पानी में जाते हैं तो उनको वहाँ पे नहीं जाना है, इमीडिएटली पानी से बाहर आना चाहिए। फिशरमैन जो फिशेस को पकड़ने के लिए जाते हैं पानी में, सीज में, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे इमीडिएटली पानी के बाहर आ जाना चाहिए। देन 11th है पक्का हाउस इज़ द सेफेस्ट प्लेस, फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ अ लाइटनिंग कंडक्टर ऑन एनी टॉल बिल्डिंग नियर योर हाउसेस। तो यहाँ पे पक्का हाउस जो होता है ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, सेफेस्ट प्लेस होती है कि यहाँ पे हम रह सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ अ लाइटनिंग कंडक्टर ऑफ एनी टॉल बिल्डिंग नियर योर हाउस, इफ़ नेसेसरी गेट अ लाइटनिंग कंडक्टर फिटेड ऑन योर हाउस। तो लाइटनिंग कंडक्टर को हम हमारे घर पे भी फिट कर सकते हैं। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर ये आयरन वायर से बना हुआ रहता है, ये हमारे बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया जाता है, जिसके कारण अगर कभी भी लाइटनिंग गिरती है, बिजली गिरती है, तो ये सीधा उस वायर से लेकर ज़मीन
के नीचे जाएगी, क्योंकि ये जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है ये बिल्डिंग के ऊपर से लगाया जाता है और ज़मीन में इसे छोड़ा जाता है। तो कभी भी अगर लाइटनिंग वहाँ पे गिरती है, बिजली गिरती है, तो ये सीधा वायर के थ्रू ज़मीन में निकल जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ जो प्रिकॉशन होते हैं ये देख लिए। लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है हम देखेंगे थर्ड पार्ट में।